हेलो एवरीवन गाइस, एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड पे हम शुरू करने जा रहे हैं 10 का दम सीरीज। गाइस, ये है आपके सामने 10 का दम सीरीज में वीडियो नंबर 1। गाइस, 10 का दम सीरीज में क्या है ये सीरीज, किन किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंस होगा इस सीरीज का। देखिए, जो बच्चे अभी +2 क्लास में हैं, जो सीबीएसई बोर्ड में अपीयर होंगे या एचबीएसई बोर्ड में और एनी स्टेट बोर्ड, उन बच्चों के लिए, और साथ ही साथ नीट वाले बच्चों के लिए जो 4 मई को नीट का एग्जाम देंगे, इसके साथ साथ सीईटी का जो एग्जाम देंगे जुलाई में, और किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम की जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए ये जो सीरीज है 10 का दम सीरीज काफी बेनिफिटेबल होगी। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, जो भी वीडियोज होंगी इंडिविजुअली, उनके अंदर मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। इन 10 क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट हैं, उनकी वीडियोज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आपको साथ ही साथ इस वीडियो में मैं सिंपल कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी 10 का दम सीरीज की इंपॉर्टेंस। ठीक है, जिसमें ये है पहली वीडियो इस सीरीज की। ठीक है, और आपके लिए नंबर 1 पहला क्वेश्चन है इस सीरीज में। क्या भाई बताइए, करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा फ्रियोन 12 का? कैसे आप आसानी से, अगर ये फ्रियोन 12 का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे डील करेंगे? सिंपल सा तरीका देखिए, ये क्या है F, और ये क्या है 12 में 2, यहां से पकड़ लो भाई। सिंपली जिस कंपाउंड के अंदर 2 फ्लोरीन मिल जाए वो है फ्रियोन 12। एक्चुअल में ये जो फ्रियोन क्या होते हैं, फ्रियोन होते हैं कार्बन और हेलोजन के कंपाउंड। हेलोजन में दोनों हेलोजन क्लोरीन और फ्लोरीन होती है भाई। ठीक है, सारे के सारे फ्लोरीन के एटम भी हो सकते हैं या साथ में मिलेंगे क्लोरीन के एटम फ्रियोन गैस के अंदर, और ये सारे गैसीय स्टेट में होता है। ठीक है, फ्रियोन 12 का फॉर्मूला क्या है ये बताना है। सिंपल तरीका, जहां फ्लोरीन कितने हो 2, देख लो भाई फ्लोरीन 2 का है इस वाले में, ओ इसमें भी फ्लोरीन 2 है, लेकिन फ्लोरीन के साथ क्या होना चाहिए, क्लोरीन। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, 2 फ्लोरीन के साथ बना ली, 2 किसके साथ बनाएगा, क्लोरीन के साथ। दिस इज फॉर्मूला ऑफ फ्रियोन 12 CCl2F2। गाइस, फ्रियोन 12 रेफ्रिजरेटर में यूज होने वाला रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है, इसी के कारण एक प्रकार से जो कूलिंग होती है ना फ्रिज में, होती है सिंपल शब्दों। ठीक है, ओके। अब फ्रियोन 12 के साथ साथ और भी कंपाउंड है, जैसे फ्रियोन 11 का फॉर्मूला बताइए। सिंपल, F जिसमें 1 हो, ये वाला उठा लो, इसमें F 1 है, बाकी तीनों क्या होंगे क्लोरीन, ये हो जाएगा फ्रियोन 11। फ्रियोन 13 बोल देता तो भाई यहां पे तो दिखाई नहीं दे रहा, सिंपली CClF3 हो जाते फ्रियोन 13। अब फ्रियोन 14 का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, सिंपल, फ्लोरीन कितने हो जाएंगे भाई 4, तो CF4 क्या होता है फ्रियोन 14। अब जनरली जो फ्रियोन गैस यूज की जाती है वो होती है ये CCl2F2, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, और हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इवन नीट में भी पूछे गए। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो इन सीरीज में मिलेंगे आपको। ठीक है, वीडियोस में मिलेंगे इस सीरीज की, 10 का दम सीरीज की। देखते हैं कितना दम है इन क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये,
द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन, आपके पास टोलुइन है और आपने टोलुइन का कर दिया ऑक्सीडेशन, किसमें? बेंजल्डिहाइड में, बाई क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करके। ठीक है, क्या कहलाएगा, क्या नाम होगा इस रिएक्शन का? देख लो भाई, टोलुइन क्या होता है, ये देखो, ये बनी बेंजीन रिंग, इसके ऊपर हो CH3, कार्बन डायरेक्ट इस रिंग से जुड़ा है, इसे कहते हैं टोलुइन। जब इसकी रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2 इन कार्बन डाइसल्फाइड एज ए सोलवेंट का यूज करते हैं, करवाते हैं। तो यहां पे ये जो CH3 है, ये बेंजल्डिहाइड CHO में कन्वर्ट हो जाता है। देखो सिंपल, ये बेंजीन रिंग और CH3 की जगह आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ये है बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम क्या है बताइए, आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। गाइस डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इसे कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। कैसे? टी से समझ लो टोलुइन का इटार, रेड, रेड ऑक्सीडेशन का अपोजिट हो रहा है, हालांकि टोलुइन का क्या होगा भाई, क्या ऑक्सीडेशन। तो क्रोमाइल क्लोराइड का क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, ई टार्ड में अब टी टोलुइन, इसी से याद रख सकते हैं आप कि टार्ड में टोलुइन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। इसका कोई ज्यादा लिंक बन नहीं रहा है। अब रिएक्शन का नाम आपको ध्यान रखना होगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिख रखा है भाई। तो इटार्ड रिएक्शन बेंजल्डिहाइड, डै से डी से समझे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्रोमाइल रो करो, R4 क्रोमाइल समझे तो आप, ठीक है, रिएक्शन के अंदर क्या कहलाएगी, ई टार्ड रिएक्शन, सिंपल। ठीक है, यानी कि आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में नेम रिएक्शन के हैं। तो नेम रिएक्शन अप्रोक्स 50 के आसपास नेम रिएक्शन है पूरी केमिस्ट्री में, जिनको आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, धीमे धीमे आपको इनकी वीडियोज एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्फर को डाल दिया हमने नाइट्रोजन गैस में, किस प्रकार का सॉल्यूशन है? अब 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, याद होने चाहिए, इनके एग्जाम्पल भी, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। इनको क्लासिफाई कर रखा है सॉल्वेंट की नेचर के हिसाब से कि सॉल्वेंट की स्टेट क्या है। सिंपल शब्दों में, सॉल्वेंट की जैसी स्टेट वही नाम दे दिया सॉल्यूशन को। जैसे अब यहां पे सॉल्वेंट कौन है, गैस, तो क्या नाम दे दिया इसको, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, पर आपको बताना है गैसियस सॉल्यूशन तो हो गया, ठीक है, गैस में भी कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड इन गैस है या लिक्विड इन गैस है या गैस इन गैस है। ऑप्शन में यही दे रखा है, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, ये देंगे। बताइए कैम्फर क्या होता है, कैम्फर की जो स्टेट होती है वो होती है भी क्या, सॉलिड, सॉलिड होता है कैम्फर। तो ये क्या है, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। अगर ऐसे पूछे लिक्विड है सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन या सॉलिड सॉल्यूशन है, तो आंसर क्या जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन है। ठीक है, नाइट्रोजन है सॉल्वेंट, कैम्फर है सोल्यूट। आपको ये पता होना चाहिए कि एक सॉल्यूशन में सोल्यूट कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लांट सेल श्रिंक, सिकुड़ जाती है, कब, जब आप इसको रखेंगे, किस प्रकार के सॉल्यूशन में रखने पे प्लांट की सेल सिकुड़ जाएगी। देखिए भैया सिंपल एक बात ध्यान दीजिए, ये प्लांट की सेल है,
प्लांट की सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बाहर सेल वॉल भी होती है, ध्यान रखिएगा ये सेल वॉल होगी। ठीक है कि अब अगर इसको मैं रख दूं ऐसे सॉल्यूशन में, यहां पे मैंने ले लिया कोई सॉल्यूशन कि इसके अंदर से पानी बाहर आ जाए तो ये सिकुड़ जाएगी, छुट्टी हो जाएगी साइड में, अंदर का पानी बाहर जाना चाहिए। अब अंदर का पानी बाहर कब आएगा? जब बाहर कैसा सॉल्यूशन हो, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? हाइपर, जिसकी सोल्यूट की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो जो प्लांट सेल है ये सिकुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस होगी अंदर से बाहर की डायरेक्शन में, सेल के अंदर का पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्यूशन में प्लांट की सेल को आप रखें ये सिकुड़ जाए? आंसर इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दे तो क्या होगा? क्या ये ब्रस्ट कर जाएगी? ये ध्यान रखिएगा, अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक प्लांट सेल को रखते हैं तो ये अंदर से स्वेल करेगी, साइज में ग्रो करेगी, बट सेल वॉल होने के कारण ये मेम्ब्रेन ब्रस्ट नहीं कर पाएगी। समझ में आ रही है बात? कि सेल वॉल का प्रेशर है, तो ज्यादा ही प्रेशर लगा दो तो अलग बात है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल स्वेल करने पे प्लांट की सेल नॉर्मली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ब्रस्ट नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। हाँ, एनिमल सेल होती तो वो ब्रस्ट कर जाती, फूट जाती। एनिमल सेल जैसे आपने आरबीसी ली और आरबीसी को आपने रख दिया भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, किसमें रख दिया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पानी आरबीसी, ये मान लो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर चला जाएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बाहर कोई सेल वाल तो होती नहीं, तो ये ब्रस्ट कर जाएगी, फट जाएगी प्रकार से। ठीक है, अब आप ये पूछ ले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? देखो सिंपली ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंपेयर दूसरे सॉल्यूशन कंपैरिजन में कंसंट्रेशन ज्यादा हो, सोल्यूट की मात्रा क्या हो? ज्यादा। जैसे मैंने दो सॉल्यूशन ले लिए, एक है ए सॉल्यूशन, एक है बी। अब मैं कहूं दोनों में 1-1 लीटर पानी है, ओके, यहां पे सोल्यूट है 10 मोल, यहां पे सोल्यूट है 20 मोल, तो बताओ सोल्यूट किसमें ज्यादा है? इसमें वॉल्यूम हालांकि सेम है, तो क्या होगा? ये वाला सोल्यूट ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो ये सॉल्यूशन इसके कंपैरिजन में ये भी कहलाएगा हाइपरटोनिक, ए कहलाएगा हाइपोटोनिक। तो ये कंपैरेटिव है। ठीक है, अच्छा दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती, 10 मोल ये भी 10 मोल होता तो आइसोटोनिक। यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर आपके पास हैं तो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 से लिखेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को, पाई 2 दूसरे सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं उसको। ठीक है, ओके, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक कब कहलाएंगे? ये दोनों सॉल्यूशन, दोनों की कंसंट्रेशन मोलैरिटी बाय ऑस्मोटिक प्रेशर कहूंगा मैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? सेम, आइसोटोनिक। ठीक है, नाउ अब कंसंट्रेशन की बात करें हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में, तो हाइपरटोनिक वो होगा जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हाइपोटोनिक होगा जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी। मतलब जो हाइपरटोनिक है उसमें पानी कम होगा, जो हाइपोटोनिक है उसमें पानी ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, डी फॉर डी, विटामिन डी की डी फॉर डेफिशिएंसी कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है? गाइस पहली रिकेट्स, हड्डियां डिफॉर्म हो जाती हैं, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होती हड्डियों की, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, डिफॉर्म अलग शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा शेप हो जाता है, जिससे आप जो बच्चा है जिसको कमी होती है विटामिन डी की वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, ओके, और क्या हो सकता है? अडल्ट्स जो होते हैं उनके अंदर, चिल्ड्रंस में होती है रिकेट्स, ठीक है, विटामिन डी की कमी अडल्ट्स में हो जाए तो ओस्टियोमलेशिया हो जाता है, ओस्टियोमलेशिया, मलेशिया, मालाशिया। ठीक है, ये क्या है? बोन्स कमजोर हो जाएंगी, जल्दी टूट जाएंगी, समझ रहे हो? यानी चांसेस जो फ्रैक्चर बढ़ जाएंगे जिनमें अडल्ट्स जो जिनमें विटामिन डी की कमी हो।
अब सर्दियों में धूप तो निकल नहीं रही है, समझ रहे हो, तो विटामिन डी कैसे ले? डायरेक्ट विटामिन डी ले सकते हैं, खाने क्या कैसे? सबसे बढ़िया विटामिन क्या है? सन। तो जब भी सन निकले तो अच्छे से विटामिन डी ले, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। तो गाइस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी विल कॉज रिकेट्स और ओस्टियोमलेसिया, ध्यान रखेंगे। अच्छा आप ही बताइए, विटामिन डी कैसा विटामिन है? वाटर सोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल है? कमेंट कीजिए, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। 6th क्वेश्चन, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती? इंडिपेंडेंट यानी कि डिपेंड ना करती हो, किस पे भाई? टेम्परेचर पे, टेम्परेचर से स्वतंत्र होती है, ऐसी क्वांटिटी बताओ। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम परसेंटेज, बताइए भाई, कमेंट कर सकते हैं आप जल्दी से। क्या होगा आंसर? आंसर है मोलैलिटी। वाई? इसलिए गाइस टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम पे, ठीक है। अब जिस क्वांटिटी में वॉल्यूम होगा तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा तो वो क्वांटिटी उस पर डिपेंड करेगी। अब जिस क्वांटिटी में वॉल्यूम टर्म ही ना आती हो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। अब मोलैलिटी है, क्या फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई में वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। बताओ भाई, वॉल्यूम जैसी टर्म ही नहीं आती मोलैलिटी में, दैट्स व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही करके निकालते हो, तो इसमें तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बदलेगा तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम आ गया भाई, नॉर्मेलिटी डिपेंड करेगी। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं नॉर्मेलिटी में, मोलैरिटी में होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है? मोलैरिटी में क्या रिलेशन है भाई? एन फैक्टर को लेकर रिलेशन आता है इनमें, वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर को लेकर। कैसे याद करेंगे? देखिए नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। याद रखने का तरीका, नमन करें, ने नमन करना, नमस्ते करना, नमन। नॉर्मेलिटी बराबर है मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर, याद रह जाएगा अब तो, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? इसको SHE भी लिख देते हैं भाई, इसको NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी लिख सकते थे। क्या होगा? ऑप्शन है इनफाइनाइट, 0, -1, +1। गाइस 0, ठीक है। ध्यान रखिएगा जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हमने सीरीज बना रखी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिडॉक्स रिएक्शन में 11th के अंदर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th के अंदर, जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोपोटेंशियल को जो हमने बता रखा है वो कंपैरेटिव कि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है 0 है, ये कंसीडर करते हुए हमने बता रखा है। ध्यान रखिएगा, बना रखी है सीरीज सब। कोई भी मान लो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 प्रकार के होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड बोलते हैं आप। कौन सा भाई? रिडक्शन। मतलब जैसे कॉपर 2+ से कन्वर्ट हो गया कॉपर में, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या कहलाएगा?
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो +2 से 0 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए तो रिडक्शन हो रहा है। इस स्टैंडर्ड को हम इस सुपरस्क्रिप्ट ओ के सिंबल से दिखाते हैं, छोटा सा। इसका मतलब है जो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन ले रखी है वो 1 मोलर है। मोलैरिटी कितनी है इस सॉल्यूशन की? 1 मोलर। टेम्परेचर 298 केल्विन है। ठीक है, और ये जो प्रेशर है 1 atm प्रेशर है। अब हाइड्रोजन गैस है तो 1 atm प्रेशर होना चाहिए, इतना तापमान होना चाहिए, ये आपकी मोलैरिटी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन। तो उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट लगाएंगे, जिसे क्या जो दिखाता है स्टैंडर्ड कंडीशन। ये लग गया, इसका मतलब ये तीनों बातें अपने आप, मोलैरिटी, टेम्परेचर। ठीक है, अब रिडक्शन पोटेंशियल ही हम स्टैंडर्ड मानते हैं, ध्यान रखिए। तो जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये होता है +0.34 वोल्ट। यहां पे भी खास बात बताऊंगा मैं, क्या होता है भाई? +0.34 वोल्ट। तो ये जो 0.34 वोल्ट है, ये समझ लीजिए अगर ऑक्सीजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये 0 हो तब है +0.34 वोल्ट। ठीक है, ये हमने स्टैंडर्ड मान रखा है। ठीक है, मान लो ऑक्सीजन का होता कितना भाई? 0.20 प्लस का, तो वहां पे इसका कितना हो जाता? ऐड कर देते इसमें भाई 0.54 वोल्ट। अब किसी को ऐसी परेशानियां ना हो तो हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बना दिया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल भी यही है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी देखा जाए तो हाइड्रोजन का यही होता है भाई, कंफ्यूजन ना होना। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकाल लेंगे? इसके आगे माइनस लगा देना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, वो कौन सी इक्वेशन है? +2 वालों बताओ, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है कमेंट करो, वो कौन सी इक्वेशन है जो किसी भी कंसंट्रेशन पे हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल और एनी इलेक्ट्रोड निकालने में हेल्प करती है? स्टैंडर्ड नहीं, किसी भी कंडीशन पे, कितनी भी कंसंट्रेशन ले लो आप, प्रेशर ले लो, तो ई सेल पता करने में हेल्प करेगी। उस इक्वेशन का नाम बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पीटी प्लेटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स क्या होगा बताइए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन का, प्लेटिनम का होगा, यहां पूछ ही रखा है इन्होंने कि लिगेंड्स कितने टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ, जितने भी लिगेंड्स हैं उनके द्वारा टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जा रहे हैं, इसका नंबर कहलाता है टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहां पे NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अकेला NH3, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ये एक लोन पेयर डोनेट करता है प्लेटिनम को, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो एक NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दो बना देंगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां हो गए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहां तक? 2। क्लोरीन एक बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक इसके कारण NO2 पूरा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाता है। टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए? 2 और 2 4। यही नंबर क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड द आंसर इज 4। अब ये वाले Cl2 काउंट नहीं करने, ये ब्रैकेट से बाहर है, कहीं 6 कर दे, बहुत सारे बच्चे इसको टिक कर देते हैं। टोटल देख लेते हैं, एक ये 2 2 4 2 6। केवल कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट, जो ये जो ब्रैकेट है इसी के अंदर वाले ये जो लिगेंड है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इन्हीं को काउंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव? ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं भाई? 20 अमीनो एसिड है हमारे पास, 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। उनमें से एक ऐसा अमीनो एसिड है
जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग नहीं होते। अब किसी भी अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप पक्का होगा, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप पक्का होगा, H ग्रुप पक्का होगा। एक ग्रुप ऐसा है जो अलग होता है जिसे हम लिखते हैं R ग्रुप से, ठीक है। बट एक अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें ये R ग्रुप भी H होता है, मतलब दो ग्रुप क्या हो गए सेम। अब एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम हो जाए तो वो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। इस ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है, ऑप्टिक्स मतलब लाइट को, जो लाइट के, अगर मैं इसके सॉल्यूशन में से लाइट को पास करूं तो लाइट को न तो इधर मोड़ेगा न इधर मोड़ेगा, डेविएट नहीं करा पाएगा। अब वो कंपाउंड जिसका सॉल्यूशन लाइट सीधे उसके अंदर से जा रही है, मान लो सॉल्यूशन है, इसके अंदर से लाइट बचा दी, ठीक है, ये लाइट बिल्कुल सीधे निकल जाए, ठीक, न इधर जाएगी न इधर जाएगी, ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर इस सॉल्यूशन में से लाइट को, ये जो सॉल्यूशन यहां पे ले रखा है, ये इधर राइट मोड़ दे या लेफ्ट मोड़ दे, तो हम कहेंगे वो सॉल्यूशन, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता? या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, विच अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख देंगे, तो गौर से पढ़ना भी टर्म को, इनएक्टिव मतलब नॉट एक्टिव, ठीक है। ग्लाइसिन, एलेनिन, सिराइन और प्रोलिन। आंसर इज गाइस ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में ये होता है स्ट्रक्चर, एक COH ग्रुप होता है कार्बन के साथ, एक NH2 होता है, जो लगभग हर अमीनो एसिड में होता है, एक H ग्रुप भी होता है। ये तीनों ग्रुप हर अमीनो एसिड मिल जाएंगे, 20 अमीनो एसिड। लेकिन एक जो R ग्रुप है वो भी H होता है ग्लाइसिन में, ठीक है। एलेनिन में होता है CH3, सिराइन में होता है CH2OH, R ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ध्यान रखिए। बाकी ये जो चार चीजें हैं हर अमीनो एसिड में सेम होते हैं। 20 अमीनो एसिड है, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, सिराइन, प्रोलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, समझ रहे हो, ETC। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर, किसको प्रिपेयर करने में हेल्प करती है? एल्डिहाइड, कीटोन, इथर और फिनोल। देखिए आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। आंसर इज गाइस WWE से याद रख लेना, विलियमसन, विलियमसन इथर बनाएगी, क्या बनाएगी भाई? इथर। पूरा नाम होता है इसका विलियमसन इथर सिंथेसिस रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर सिंपली इथर। अब यहां पे इथर नाम दे देते तो आपको पता चल ही जाता। ध्यान रखिएगा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इथर को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, ठीक है। डन। तो गाइज ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। गाइज एक प्रकार से देखा जाए तो 10 अलग अलग टॉपिक से ये क्वेश्चन थे। गाइज ये जो 10 का दम सीरीज है, इसमें हर वीडियो के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब 10 कंसेप्ट्स मिलेंगे। और इन 10 कंसेप्ट्स के जो ओरिजिनल कंसेप्ट है अकेले अकेले, उनकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन देखा, अगर इसका कंसेप्ट समझना है तो डायरेक्ट लिंक पे जाओ, वीडियो है चैनल पे, मिल जाएगी। किसी और प्रकार की कंसेप्ट की, किसी और कंसेप्ट की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तुरंत प्रभाव से आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब भाई ये क्वेश्चंस बोर्ड्स, चाहे HBSC बोर्ड, अगेन CBSE बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड, नीट वाले बच्चे और JEE वाले बच्चे, केमिस्ट्री एग्जाम की बढ़िया से प्रिपरेशन चाहते हैं आप, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को नोट कर लो भाई, अपनी नोटबुक में उतार लो, प्रैक्टिस करो और बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार रिवीजन करो, बार बार अभ्यास करो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका, ताकि आप लोग एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर सकें, अपना मनचाहा कॉलेज। अगर बात करूं मैं IIT, JEE और नीट की, तो आप बच्चे मनचाहा कॉलेज अचीव कर सकें। तो अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।